बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और मेरे साथ मौजूद हैं फौजिया यज़दानी। हम आपको खुशामदीद कहते हैं वोट पाकिस्तान के एक और प्रोग्राम में। जैसे कि हम आपको बता रहे थे गुज़श्ता प्रोग्राम्स के अंदर, हमने पाकिस्तान के तमाम जो कौमी असम्बली के हलक़े हैं उस हवाले से बात की, जो सूबाई असम्बलियाँ हैं उस हवाले से वहाँ पर जो इंतखाबी सियासत है, इंतखाबी मंजरनामा क्या है, उस हवाले से बात की। आज हम पाकिस्तान के एक मजमूई जो एक मंजरनामा है, सियासी मंजरनामा है, इंतखाबी मंजरनामा है और इसके साथ जुड़ी जो बाकी चीज़ें हैं उसके हवाले से हम आपको इस प्रोग्राम में बताएंगे। आज हमने ये प्रोग्राम तरतीब दिया है जो पाकिस्तान की मुख्तलिफ़ सियासी जमातें हैं उनके मंशूर के हवाले से, और ज़ाहिर है कि ये मंशूर जो होते हैं ये सियासी जमातों के वो मंसूबे होते हैं, वो प्रोग्राम्स होते हैं, वो पॉलिसी होती है कि जिन पर अमल करने का वो वादा करती हैं और फिर इसी बुनियाद पर वो इलेक्शन में वोट हासिल करने की कोशिश करती हैं। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो फिर मंशूर पर वो कितना अमल करते हैं, ये हमेशा से पाकिस्तान के अंदर एक अहम तरीन सवाल रहा है। दरअसल मंशूर एक बुनियादी नौइयत की ही दस्तावेज़ होती है और तमाम सियासी जमातें जो इलेक्शन का साल होता है उस साल के दौरान मंशूर देती हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि हमारे यहाँ बिल्कुल इंतखाबात के करीब जाके जो है वो मंशूर दिए जाते हैं। आज जो अब इंतखाबात 8 फरवरी 2024 को होने जा रहे हैं, इन इंतखाबात के हवाले से हमें जो नज़र आता है, अवामी नेशनल पार्टी एक जमात थी जिन्होंने बहुत पहले अपना मंशूर तैयार कर लिया था, जमात इस्लामी ने भी अपना मंशूर तैयार कर लिया था, लेकिन बाकी जो जमातें हैं, छोटी हैं या बड़ी जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, उन्होंने इलेक्शन के करीब आकर जो है वो अपने मंशूर दिए हैं। तो आज हम तमाम सियासी जमातों के जो मंशूर हैं, जो बड़ी सियासी जमातें हैं, जो काबिल दीद सियासी जमातें हैं, उनके मंशूर के हवाले से हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे। बिल्कुल, और जैसे कि हमने अपने प्रोमो में कहा था ना, अवाम की मोहब्बत के दावे नारे, तो ये मंशूर जो है ये वही अवाम की मोहब्बत के नारे मेरे और आप जैसे पढ़े लिखे लोगों के लिए लगा देते हैं। अब उसका 70 सफ़े का डॉक्यूमेंट हो या 170 सफ़े का डॉक्यूमेंट हो, वो आया कब, उस पर अमल कितना हुआ, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने देखा इतने दिनों से हमने बार बार अवामी मसाइल को जब जब उजागर किया तो साथ साथ सर्विस डिलीवरी की भी बात की कि ये तो मसाइल हैं, अवाम को तो अपने मसाइल पता है। तो वेवलेंथ पे क्या सियासी लीडरान और सियासी पार्टियां मौजूद हैं, तो वो वेवलेंथ हम मंशूर के ज़रिए तय करते हैं कि ओके, अगर वेवलेंथ पे हैं तो आपने अपने मंशूर पे क्या लिखा। अनफॉर्चुनेटली इस दफ़ा मेजॉरिटी जो बड़ी पार्टीज़ हैं उनके मंशूर इतनी देर से आए हैं कि अब उनके ऊपर क्या डिस्कशन हो पाएगी, लोग उसको कहाँ पढ़ पाएंगे, थोड़ा मुश्किल होगा। मगर अगर मैं मोटी मोटी बातों की बात करूँ तो हर जिन पॉलिटिकल पार्टीज़ की, जैसे जावेद ने कहा, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो सीट्स अमूमी तौर पर ज़्यादा लेती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं, उनमें करें तो सब कह रहे हैं हाँ जी, एक तरफ कहते हैं कि टैक्स होना चाहिए, टैक्स रिफॉर्म होनी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं हम सब्सिडी देंगे, खा वो 300 यूनिट बिजली फ्री कर दें, फ्यूल फ्री कर दें, किसी को मोटरसाइकिल दे दें, अलाउंस बढ़ा दें। ये अलाउंस कहाँ से बढ़ाएंगे, इसके पैसे कहाँ से आएंगे, इसका जिक्र कोई नहीं करता। गवर्नेंस रिफॉर्म हमने थ्रू आउट देखा कि हमें गवर्नेंस रिफॉर्म की कितनी ज़रूरत है, इंस्टीट्यूशनल गवर्नेंस डेफिसिट है, मगर उस पर क्या करेंगे, फ़लाँ पॉलिसी बनाएंगे, फ़लाँ प्लान बनाएंगे। पाकिस्तान में पॉलिसी प्लान, ये तो आप जिस मिनिस्ट्री में जाएंगे वहाँ आपको बेतहाशा नज़र आएंगे। लोकल गवर्नमेंट, मकामी हुकूमतों, ये बात भी आपने ओवर एंड ओवर हमारे पिछले प्रोग्राम्स में देखी कि मकामी हुकूमत की अहमियत की बात हमने कितनी की। उसके ऊपर सब पार्टियाँ जो हैं वो ज़ोर दे रही हैं कि उनका इनकाद होना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, और उसमें उनकी फिर हर एक की डिफरेंट चीज़ें हैं, तो वो हम जब आगे जाएंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। ख़वातीन के हकूक़ की बहुत ज़्यादा बात। अब इंक्लूजन, आपको पता है इलेक्शन ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कहता था जुदागाना, मुनसिफाना और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन। इस दफ़ा के इलेक्शन में उन्होंने इंक्लूजन का वर्ड यूज़ किया था। अगेन हमारे दोस्त उमर हमीद साहब जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन थे, ये उनकी तरफ से ये उनके दौर में इसको ऐड किया गया था, मगर फिर भी उसमें क्या था, ख़वातीन और अक़लियतों के लिए क्या काम करेंगे। तो जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के मंशूर को मैंने गो थ्रू किया तो वो कहते हैं कि ख़वातीन को और एम्पावर करेंगे, डिस्क्रिमिनेशन कम करेंगे। कैसे करेंगे ये नहीं बताते। जो कवानीन बहुत से मौजूद हैं,
उनको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वहाँ पर भी कमी नज़र आती है। मगर जेंडर वेज गैप को कम करने की बात हमें ज़रूर नज़र आती है। एक इंटरेस्टिंग बात जो PMLN के मंशूर में मुझे नज़र आई, सिर्फ वो एक मंशूर में थी इसलिए मैं जिक्र करी हूँ, उन्होंने कहा 5% सरकारी प्रोक्योरमेंट उन इदारों से की जाएगी या उन वेंडर से की जाएगी जहाँ कम से कम 50% ख़वातीन जो है वो काम करती हूँ। तो मेरे ख्याल में ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या कर पाएंगे कि नहीं। चाइल्ड मैरिज को कम करने की बात की है, चाइल्ड लेबर को कम करने की बात की है, अक़लियतों की बात कर रहे हैं कि हम उनका तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, मगर वो इतना ब्रॉड तहफ़्फ़ुज़ है कि उनके मसाइल बेतहाशा हैं। जब हम अपने पैनलिस्ट से बात करेंगे तो बताएंगे। क्लाइमेट, मौसमियाती तब्दीलियाँ, सब कह रहे हैं क्लाइमेट पर हम पॉलिसी साजी करेंगे, अर्ली अवेयरनेस का प्रोग्राम बनाएंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट का प्लान बनाएंगे, मगर उसके साथ अर्बनाइजेशन कैसे होगी, रूरल डेवलपमेंट कैसे होगी, इस बारे का जिक्र नज़र नहीं आता। एनर्जी में सोलर के फ़रोग़ के बारे में भी बात किया। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो बनना चाहते हैं सारे वेलफेयर स्टेट और पल रहे हैं हम खैराती इदारों पर। बहरहाल अब जमहूरी सियासत में ज़ाहिर है अवाम तवक्को रखते हैं कि वो जो सियासी जमातें हैं वो अपना मंशूर देंगी, वो उनको पढ़ेंगे और पढ़कर फिर वो कन्विंस होंगे कि उन्हें वोट देना है या कन्विंस नहीं होंगे, किसी और जमात को वोट देना है और उनके मंशूर से मुत्तफ़िक होंगे। तो अपने पैनलिस्ट का तारुफ करवाते हैं और उसके बाद एक बड़ा जो जनरल सवाल होगा वो हम पैनल के सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और सहाफ़ी शाहिद रिंद। शाहिद रिंद साहब आपको खुशामदीद कहते हैं। सीनियर सहाफ़ी जनाब हाफिज़ ताहिर खलील, हाफिज़ साहब आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार आमिर गौरी। आमिर गौरी साहब आपको भी बहुत खुशामदीद। और सीनियर तज्ज़ियाकार जनाब प्रोफेसर ताहिर नईम मलिक साहब आपको भी बहुत बहुत खुशामदीद। एक जो सवाल मैं तमाम पैनल के सामने रखना चाहूँगा वो यही है कि हमारे यहाँ जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो अपना मंशूर आवाम के सामने रखती हैं, पेश करती हैं, इन पर अमल दरामद कितना वो कर पाती हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब अपना अपना जो एक इम्प्रेशन है वो बताएं। तो शाहिद रिंद साहब, ताहिर साहब, और एक अगर मैं सिर्फ ऐड करूँ ताहिर साहब, हम कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी जो है सियासतदान की, सियासी पार्टी की वोट के थ्रू होती है, मगर जब उस मंशूर का जिक्र या उसको हम कॉस्मेटिकली यूज़ करते हैं, जब इलेक्शंस हों उसके बाद वो किताब बंद करें और भूल जाएं, तो फिर कैसे अकाउंटेबिलिटी होगी? बात यह है कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट एक हकीकत है कि सियासी पार्टियां जो भी मंशूर पेश करती हैं ये दरअसल ये एक अहदनामा होता है कौम के साथ, लेकिन जब भी असम्बली में पहुंचती हैं, खा वो अपोजिशन में हो या इक़्तिदार में जो लोग शामिल होते हैं, जो पार्टियां इक़्तिदार में बैठती हैं, उनके लिए उनकी ये बुनियादी ज़िम्मेदारी इखलाकी और कानूनी दोनों तरह से बनती है कि वो अपने मंशूर पर अमल दरामद करें, कौम के साथ जो अहदनामा किया है उसको पूरा करें। लेकिन हमने देखा कि माजी में इस पर कभी अगर अमल दरामद भी हुआ है तो मेरा ख्याल है कि ये 40% से ज़्यादा नहीं जा सका। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोशिश ज़रूर हुई है और इसमें, लेकिन यह है कि इसमें जो पाकिस्तान की सबसे जो सूरत हाल है इकॉनमी की सूरत हाल की वजह से जो कट्स लगे हैं और उसने तमाम शोबों को मुतासिर किया है। अब ख़ास तौर पर देखें, आप सिर्फ एजुकेशन की बात कर लें कि अगर हम एक तरफ वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाने की बात करते हैं तो दूसरी तरफ हम ये कहते हैं कि हम यूनेस्को के तहत 4% GDP का जो है वो एजुकेशन के लिए मुख्तस करेंगे। ये आज की बात नहीं है, ये चल रहा है 90s से। ये तमाम जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के 92 और उसके बाद ऑनवर्ड जितने भी इलेक्शन हुए, 9 इलेक्शन जो हो चुके हैं, उसमें तमाम सियासी जमातों ने ये वादा किया था कि वो तालीम के बजट जो हैं बढ़ाएंगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जब भी कट लगा मुआशी तौर पर तो सबसे पहले तालीम पर लगा। और 4% क्या, मेरा ख्याल है कि 2 और 2.5% हम ये यूनेस्को का जो एक मायार मुकर्रर किया हुआ है उसका तालीम पर हम रखते हैं, लेकिन उसमें भी कट लगा दिया जाता है। और नतीजा ये है कि घोस्ट स्कूल जो हैं, जो जहाँ तालीमी सरगर्मियाँ होनी चाहिए वो बंद हो जाते हैं और स्कूलों में जो लैब्स या दीगर जो उनकी सहूलतें हैं उनको हम पूरा नहीं कर पाते। और यही वजह है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल से बाहर उनकी तादाद बढ़ रही है। पहले ये 2.5 करोड़ थी, अब ये कहा जा रहा है कि 3 करोड़ बच्चे वो स्कूलों से बाहर हैं। उसकी बुनियादी वजह यही है कि हम तालीम के लिए जो
अखराजात हैं उस पर तवज्जो नहीं देते, हम एजुकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर तवज्जो नहीं देते, हम तालीमी सहूलतें जो हैं वो उनको प्रोवाइड नहीं करते बच्चों को। और यही वजह है कि हमारे देहात जो हैं वो तालीमी सहूलतों से बहुत दूर चले गए हैं। अब इसके साथ ही आप देखें कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं ये हर मंशूर में, ये मेरा ख्याल है कि तकरीबन 2018, 2013, 2018 और अब 2024 के जो मंशूर आए हैं उसमें एक और बात है कि ये आलमोस्ट तमाम पॉलिटिकल पार्टियों ने प्लेज किया है कि वो गुर्बत का खात्मा करेंगे और ये गुर्बत की सतह पर जो इस वक्त 6 करोड़ की आबादी है, 7 करोड़ की, उसको नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए उन्होंने कहा है कि हम 300 यूनिट तक बिजली भी हम मुफ्त देंगे, हम तनख्वाहें जो है दुगनी कर देंगे, इसके अलावा फिर ये भी कहा है कि गर्दिशी कर्जा भी ख़त्म कर देंगे। तो ये सब चीज़ें, इसके लिए पैसा आएगा कहाँ? देखिए जावेद साहब, बात यह है, आप इस हकीकत को फरामोश नहीं कर सकते कि आप IMF के प्रोग्राम से पीछे नहीं हट सकते और IMF का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा जो भी गवर्नमेंट आएगी यहाँ पर। इस बात पर आपको यकीन करना पड़ेगा कि जो आपको $24 बिलियन का हर महीने हर साल कर्ज की अदायगी और सूद की बद में देने पड़ते हैं, वो हर गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकते कि आप जो IMF ने कहा है कि 71 बिलियन आपको एक्सटर्नल फाइनेंसिंग की ज़रूरत है 3 साल में, वो आप उससे इनकार। देखिए पिछली हुकूमत ने कोशिश की थी IMF से मुआहदे से पीछे हटने की और उसका नतीजा ये निकला कि पाकिस्तान की जो स्टेट थी उसकी उस पर एतबार कम होता गया। बिल्कुल ठीक। तो हम कुछ सॉवरन जो गारंटीज देते हैं आलमी मुआहदों के साथ, हमें वो पूरा करना पड़ता है। और वहाँ पे यही नुक्ता था कि हुकूमत पाकिस्तान ने एक सॉवरन गारंटी दी थी जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ और आप उस मुआहदे से पीछे चले गए। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अब अमलियत पसंदी का रुझान जो है ये बहुत कम नज़र आता है। ये जो मंशूर हमें सामने आते हैं, बाज़ नुकात ऐसे हैं जिसमें अमलियत पसंदी हमें दिखाई नहीं देती। आमिर गौरी साहब। और आमिर, मैं आपको क्विकली अगर 2-3 चीज़ें बता दूं, जो बात ताहिर साहब कर रहे थे, मैं भी एग्जैक्टली उस पर गई। सेहत और तालीम पे बेयरली 3% हम खर्च कर रहे हैं अपने बजट में, जिसको हम 3.5 भी नहीं कर सके। मगर अगर हम जमात इस्लामी का मंशूर देखें तो एक तरफ वो कहते हैं तालीम, इलाज, रहाइश, बुढ़ापा अलाउंस बढ़ा देंगे और मुफ्त पेट्रोल, बिजली, दीगर कावानी जो हैं गैर कानूनी मराद बंद कर देंगे, मगर 200 यूनिट बिजली भी मुफ्त कर देंगे। जमीयत उलमाए इस्लाम पाकिस्तान का देखें तो वो कहते हैं 50,000 हम तनख्वाह कर देंगे, फलाही इदारे करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी कहती है 10,000 आसान कर्जे देंगे, लैपटॉप देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान कहती है 300 तक बिजली मुफ्त करेंगे, मोटरसाइकिलों को पेट्रोल आदि कीमत में देंगे। लाइक व्हाट? ये अब आपको बाद में भी बताएंगे, तफसील से भी बताएंगे। मैं आपको बताता हूँ। देखें कहने में क्या पिछले काफ़ी सारे हफ्ते जो है ना, वो तो हमारे काफ़ी परेशानी में गुजरे कि ये इलेक्शन होगा भी या नहीं हो। वो तमाम लोग जो इलेक्शन में कूदे हुए हैं और मुल्क में जो है मशरक़ से मगरब और शुमाल से जनूब भाग रहे थे, ये एक्टिविटी है। देखें, पाकिस्तान की तारीख़ में 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो पाकिस्तान की तारीख़ में मुझे नहीं लगता हमारी ज़िंदगी के अंदर दोबारा कभी कोई ऐसी हुकूमत बनेगी जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी हो। तो अगर जिसके पास सिंपल मेजॉरिटी होगी उसका तो मैं मंशूर पढ़ने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है ना। अच्छा, दूसरी एलिमेंट कि अगर फ़र्ज़ किया उसकी सिंपल मेजॉरिटी नहीं आती लेकिन उसके पास इतनी सीटें हैं कि उसके पास 2-3 साथियों की ज़रूरत हो, तो फिर मैं वो साथियों को भी मंशूर पढ़ लेता हूँ। फिर मेरे लिए इंपॉर्टेंट होगा कि दोनों जो यानी जो लीडिंग पार्टी है और जो अलाइड पार्टीज़ हैं, क्या उनके मंशूर आपस में अलाइंड हैं या नहीं हैं। कहीं वो छोटे नन्हे बच्चे जो हैं जिनके पास 7 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, 12 सीटें हैं, वो कोई ऐसी चीज़ डिमांड तो नहीं कर रहे जो लार्जर पार्टी ना दे सके, और वो जो है वो बन जाए वजह उनके आपस में इख्तलाफ की बात में कि कहीं से एक फ़ोन आया, उन्होंने कहा कि चूँकि आपने हमारे साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए तो अब हम कहीं और जा रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो बिग पिक्चर है फौजिया और जावेद, वो ये है कि देखें पाकिस्तान का 75 साल की तारीख उठा के देख लेना तो जो मांग के खाने का एक माइंडसेट बना हुआ है, ठीक है ना, कि हम अपना कशकोल लेके निकलेंगे, कोई ना कोई हमें रोटी दे देगा। तो हमने अपने प्रोग्रामों में पिछली दफ़ा भी कहा था, और चूँकि मैं आज थोड़ा सा लाइटर मोड में हूँ इसलिए कि हमने सारी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कवर कर ली कि देखें जो अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के आसपास लोग रहते हैं, जो बरी इमाम के मज़ार के आसपास रहते हैं, जो दादागंज बश के मज़ार के आसपास रहते हैं, वो सुबह दोपहर शाम पुलाव और जर्दा खाते हैं।
लेकिन और इलेक्शन बिरयानी से अमीर, लिंक्ड है। हाँ वो अमीर नहीं वाले होते, नाम। वो खुद अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कोई लोग उनको आके खिला देते हैं। अब ये जो आपने कहा ना, वो जो वादे हैं, देखें वो ये नहीं कह रहे कि हम तुम्हें इस काबिल बनाएंगे कि तुम कमोडिटीज़ और यूटिलिटीज़ खरीद के इस्तेमाल करो। वो कह रहे हैं हम तुम्हें मुफ्त दे देंगे। मुफ्त देते हैं। ओ भाई, तुम्हें मुफ्त कहाँ से मिलेगा? IMF ने आपकी गर्दन पे पाँव रखे हैं, ब्रेटन वुड इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनसे आप चुंगल से निकलने की सलाहियत आप भूल चुके हैं। देखें ना, जो हुकूमतें आ रही हैं वो ये कह रहे हैं कि अब दोबारा अगला भी पैकेज सिर्फ IMF का। लेकिन सवाल ये है कि अगर फ़र्ज़ की आपकी टोटल इनकम जो है उसको देख लो ना, 27-28 बिलियन से ज़्यादा आपकी एक्सपोर्ट नहीं है, जो रियलिस्टिक एक्सपोर्ट है उसमें भी कमी आ रही है। इसलिए कि जो कॉटन की फसल है, जो चावल है, जो हमें एक्सपोर्टेबल चीज़ें हैं, वो हमने इंडस्ट्री को डेवलप ही नहीं किया कि जो और चीज़ें हैं उनको भी डेवलप कर लें। जो वर्क फोर्स है उसको उस तरह डेवलप नहीं किया कि अगर उसने बाहर ही जाना है। अभी जो वादे इन्होंने किए ना पाकिस्तानियों के साथ में, इन जो छोटी जमातें, हम सॉरी कि इनको मैं मतलब ये कह रहा हूँ छोटी जमातें, लेकिन जमात इस्लामी का मंशूर, ओ भाई आपकी 2 सीटें हैं, आप ये कहाँ से डिलीवर करेंगे? आइन में तब्दीलियाँ की जाएंगी। जो MQM कह रही है कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, ठीक है ना, वो बेचारे एक पता नहीं कब से रो रहे हैं, वो अभी तक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम कराची के लिए नहीं ला सके। जमात उलमा इस्लाम, अब वो देखें ना, जमीयत उलमा इस्लाम जो चीज़ें कर रही है, मुल्क के तूल अर्ज़, गाँव देहात में अस्पताल, तालीमी इदारे, हर ज़िले में यूनिवर्सिटी, और वो बात करते हैं यार यूनिवर्सिटी बना देंगे, इकॉनमी है नहीं, ठीक है ना। और फिर जो गो स्कूल है, मुझे याद एक दफ़ा जो है 8000 गो स्कूल ढूंढे गए थे, तो हमने कहा कि ऐसे करते हैं, मैथमेटिक्स कर लेते हैं ना थोड़ी सी, कि 8000 स्कूल सिर्फ 40 साल से चल रहे हैं और उसमें सिर्फ 30-30 बच्चे जो यूरोप का स्टैंडर्ड है उसके तहत प्राइमरी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो मैं क्या ऐसे करते हैं, इनको नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं कि 8000 स्कूल, 5 साल, 5 जमातें, ठीक है ना, और उसके साथ जितना 40-40 या 30-30 बच्चा, 5 करोड़ बच्चा बन जाता है। पहले तो इसको निकाल लेना आप बाहर अपने नंबर से, वो जो आप नंबर बनाते रहते हैं कि इतने करोड़ बच्चे पढ़ ले गए, ये बच्चे तो गए ही नहीं क्योंकि वो स्कूल एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो फिर आपको लिटरेसी रेट कहाँ जाएगा? तो ये जो आपने बातें की है ना, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा इशू ये है कि चूंकि हम दुनिया से मांग रहे हैं, मतलब बहुत सारे टूल्स आ गए हैं, आप बैठे आपने कंप्यूटर को नंबर ऊपर देखे 3 करोड़ बच्चे स्कूल से, उन्होंने कहा भाईजान गिने आपने कहाँ है? मैंने कभी नहीं देखा था कि इस्लामाबाद में रात को 3 बजे मेजर जो क्रॉस सेक्शंस है रोड्स के, उसमें 3 बजे 5-5, 6-6, 7 साल के बच्चे जो मांग रहे होते हैं। तो ये जो है ना मंशूर, लेकिन फिर भी सिर्फ एक इन लोगों को एक क्रेडिट देने के लिए कि अगर इसके बावजूद भी ये लोग या कुछ पार्टियां या कुछ पॉलिटिशियंस ये वादा कर रहे हैं कि वो इन मसाइल को हल करने की कोशिश करेंगे, तो उन्हें चांस ज़रूर मिलना चाहिए। और उसके बाद क्या करूं, मैं प्रोमो की लाइन में फंस जाती हूँ जावेद, बार बार अवाम के मसाइल हल करने के नारे और वादे। तैयार नहीं मलिक साहब, एक तो एक आमिर साहब ने एक बहस में एक और नुक्ता भी उठा दिया कि सादा अक्सरियत भी बड़ी अहम होती है, वो ना मिले तो फिर इत्तेहादी भी जो है वो आपके मंशूर के निफाज में रुकावट बन जाते हैं। एक तो ये नुक्ता, और दूसरा ये जो हम देख रहे हैं इसमें अमलियत पसंदी, बार बार मैं जो कहता हूँ कि जो काबिल अमल चीज़ें होती हैं, जिस तरफ इशारा भी किया गया, आप ताहिर साहब ने भी कहा, IMF के प्रोग्राम में हैं हम और हम वादे कर रहे हैं 200 यूनिट बिजली, 300 यूनिट बिजली और ये कर देंगे मुफ्त, वो मुफ्त कर देंगे। अमल से इसका कोई ताल्लुक नहीं है अगर ऐसा हो। और ताहिर साहब वही वाली बात कि सरकार के साथ हमने मुफ्ते का कॉन्सेप्ट जोड़ दिया है कि सरकार की चीज़ जो है ना वो मुफ्त, माले मुफ्त दिले बेरहम, चाहे उसमें आपने बिल्डिंग के साथ ज्यादती करनी हो, आपने बस पे चढ़ के बगैर बिल दिए उतर जाना हो, बिल्डिंग को जला देना हो, तोड़ देना हो, मुफ्त है। मतलब हुकूमत का काम है हम खा जाएं, लूट जाएं। बिल्कुल, ये मंशूर की जहाँ तक बात है, गौरी साहब ने बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन उठाया है, और वो ये है कि अगर कोएलिशन गवर्नमेंट हो तो कोएलिशन गवर्नमेंट में एक सियासी पार्टी जो मेजर पार्टी होती है वो किस हद तक आज़ाद होगी या उसके पास स्पेस होगी कि उसमें, हमने इंडिया में देखा, इटली में देखा, जापान में देखा कि बहुत सारी हुकूमतें कोएलिशन बनी और वो उस तरह एक अमल नहीं कर सकती, और फिर उनके दरमियान जो इत्तेहादी होते हैं वो मिनिस्ट्रीज़ भी मांगते हैं, और जब वो मिनिस्ट्रीज़ होती हैं जो क्वान्टिफाई की जाती हैं, उनका एक बड़ी पार्टी के मंशूर के साथ बड़ा एक होता है, क्लैश होता है कि वो उस विजन को ट्रांसलेट नहीं कर सकती। ये डायलेमा है। लेकिन अब चूंकि इलेक्शंस होने जा रहे हैं और सियासी जमातें ये तो नहीं कहती कि हम नहीं जीत सकेंगी, और उनके वोटर्स पूरे मुल्क में फैले होते हैं, खा वो JUI हो या जमात इस्लामी हो, तो ये खुशनुमा वादे होने चाहिए। लेकिन मैं फिर भी इन तमाम मसाइल के बावजूद ये कहूँगा कि सारे मंशूर देखने के बाद अंदाज़ा होता है कि पाकिस्तान को जिस तरह के मसाइल दरपेश हैं
उसका इदराक इन सियासी जमातों को है। अब मंशूर की अहमियत, क्योंकि जो ये कह रहे हैं वो जो इस वक्त मुल्क के माशी हालात हैं और सियासी हालात हैं और जो दीगर चैलेंजेस हैं वो इसमें हमें नज़र आते हैं। अब खुशनुमा बातों वाली बात आपकी वो दुरुस्त है, इसके अंदर मेन ये है कि ऑपरेशनल कॉस्ट जो आप प्रोडक्शन को, एक्सपोर्ट को, पैदावार को बढ़ाए बगैर, मईशत को फाल किए बगैर, अगर आप पीपल्स पार्टी का मंशूर देखें तो नौकरियों देने पे उनका स्ट्रेस है और सर्विसेज मुफ्त वो आगे देने का, जो कि एक अच्छी बात है। लेकिन कैसे वो इदारों को प्रॉफिटेबल बनाएंगे और कैसे जो खसारे में बैठी मईशत है, जो स्टेट इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पहिया दोबारा बहाल करेंगे, इस जानिब हमें कोई चीज़ नज़र नहीं आती। जहाँ तक एजुकेशन की बात है, ये बड़ा अच्छी बात है कि पीपल्स पार्टी ने 5% और बाकी जमातों ने भी 4 से 5 हेल्थ और एजुकेशन में की है। लेकिन उसको अगर बजट को हम देखेंगे तो इतनी स्पेस हमारे इकोनॉमिक किटी में नहीं है। एक अच्छी बात जो हमें नज़र आई पीपल्स पार्टी के अशराफिया की मराद, वो उसके पीपल्स पार्टी की चेयरमैन भी कह रहे हैं, लेकिन आगे बता नहीं रहे कि वो मराद लोगों के जहनों में कि प्लाट है। और वो जो UNDP की रिपोर्ट आई है उसके अंदर तो पूरा बता दिया गया कि ये इतनी बड़ी मईशत है, इसके अंदर प्लाट है, परमानेंट है, स्टेट लैंड है। इसको कोई पार्टी अगर कम से कम, ये हमारी डिबेट में होना चाहिए, अगर हम मुफ्त सर्विसेज नहीं दे सकते, जो बात फौजिया ने की कि ये दुरुस्त है कि हम एक गरीब रियासत हैं और हम चीज़ें नहीं दे, तो क्या इस गरीब रियासत को, अशराफिया को इतनी मराद देनी चाहिए? ये भी तो एक आम आदमी सवाल। मेरे बच्चे के लिए तालीम नहीं, मेरे वालिदैन के लिए इलाज नहीं, लेकिन चंद लोगों के, चंद 100 अफराद के लिए सरकारी मुफ्त पेट्रोल है, उनके लिए करोड़ों रुपए की ज़रई और कमर्शल अराजी है। ये सवालात उठने चाहिए। जहाँ तक मंशूर लेट हैं, सियासी जमातें इसमें ज़िम्मेदार हैं। मंशूर की अहमियत है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब सिराजुल हक और बिलावल भुट्टो मंशूर की कॉपी उठा के वो जलसा गाह में जाता। भाई आप मंशूर एक ऐदनामा है, ये मंशूर ही था जिसे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मंशूर लहराया और लोग ट्रेनों पे लुटे पुटे आए और पाकिस्तान बना। 70 के इंतखाबात में ये मंशूर था, इज्तमाही दानिश थी। मशरकी पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि सूबाई खुद मुख्तारी 6 निकाद आर्टिकुलेट की। मगरबी पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि रोटी, कपड़ा और मकान मांग रहा है हर इंसान। वो मंशूर को, सोसाइटी को डीपोलिटिसाइज किया गया, मंशूर को ख़त्म किया गया, गैर जमाती इंतखाबात कराए गए। गलत था या सही था? तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने मंशूर के तहत नेशनलाइजेशन की, उसने इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी मंशूर के तहत की, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन मंशूर के तहत दिया। अब जो हम कहते हैं कि अमल नहीं होता, अमल होता है किसी हद तक। अगर आप देखें 2008 में मिसाके जमहूरियत की झलक आपको 18वीं तरमीम में नजर आती है या नहीं आती? ये एक बहुत बड़ा एक मिथ है जो हम मीडिया पे ये कह रहे हैं जी मंशूर पे अमल नहीं होता तो NFC के पैसे किस तरह सूबों पे मिलते हैं? मंशूर पे अमल नहीं होता तो सूबाई खुद मुख्तारी कहाँ से है? मंशूर पे अमल नहीं होता तो फिर नहीं, ये कह रहे हैं ये सवाल है, लेकिन मंशूर को मजाक बना दिया जाए, ये बहुत बड़ा वोटर को है। और इसमें ताहिर साहब गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। एक फिक्रा कोई मैं कहूंगा कि मुस्लिम लीग नून के मंशूर में जो जुडिशल रिफॉर्म्स की बात की गई वो हम अगले सेगमेंट में, वो हम बात भी कर लेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदेद कहते हैं। और मंशूर की चूँकि हम बात कर रहे हैं, इससे पहले कि शाहिद रिंद साहब की जानिब जाएँ, थोड़े से मैं आपको जो अहम नुकात हैं जो सियासी जमातें हैं उनके हवाले से बता दूँ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ज़िले खुद मुख्तारी के हवाले से उन्होंने अपने मंशूर में बात की है। इसके साथ साथ तालीम इमरजेंसी और हेल्थ इमरजेंसी की बात की है। पाकिस्तान में नए शहरों और उनसे जुड़े सनती इलाकों की तामीर के हवाले से बात की है। पानी का मसला, चूँकि कराची को बहुत बड़ा पानी का मसला दरपेश है, तो उस हवाले से उनके मंशूर में शामिल है। इसके साथ साथ उन्होंने इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के हवाले से भी बात की है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से भी उन्होंने बात की है। जमीयत उलमा इस्लाम के मंशूर की अगर हम बात करें, जो पहले भी थोड़ा सा हुआ,
मज़दूर की कम से कम तनख्वाह इन्होंने 50,000 रुपये के हवाले से बात की है, फलाही इदारों के क़याम की बात की है, मुफ्त इलाज की बात की है, हस्पताल और तालीमी इदारे कायम करने की बात की है, तालीमी निज़ाम को इस्लाम के उसूलों के मुताबिक तरतीब दिया जाएगा और पाकिस्तान में खुलफाए राशिदीन का निज़ाम अदल कायम किया जाएगा। अवामी नेशनल पार्टी की अगर हम बात करें तो उन्होंने मुहाफ़िज़ कार्ड देने का ऐलान किया है, हर ज़िले में 10,000 नौजवानों को आसान कर्ज़े देने की बात की है, मुफ्त लैपटॉप स्कीम की बात की है, ख़वातीन के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कानून साज़ी की बात की है, गैर इंसानी रसूमात पर पाबंदी की बात की है, काबीना समेत तमाम पैनल्स में ख़वातीन की नुमाइंदगी के हवाले से उन्होंने बात की है और इंसदाद हैरसगी के हवाले से भी बात की है। जमात इस्लामी की अगर हम बात करें तो सरकारी कमर्शल अराजी ज़र मुबादला की शर्त पर पाकिस्तानियों को फ़रोग़ करेंगे, ये बात की है। महंगाई के हवाले से उन्होंने बड़ी तफसील से बात की है और ख़ुद निसारी गैर सूदी मईशत के हवाले से बात की है। तालीम और सेहत पर भी बात की है। इसके साथ साथ शरह ख़ानदगी को बढ़ाने के हवाले से बात की है। यूथ बैंक के ज़रिए बिला सूद कर्ज़े देने की बात की है और जमात इस्लामी ने भी 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात की है। इसके साथ साथ कश्मीर और फ़लस्तीन की आज़ादी अवलीन तरजीह और अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है उसको तस्लीम करने की भी बात की है। तो ये एक जनरल सा ओवरव्यू था। शाहिद रज़ा साहब आपकी तरफ आए। जावेद गौरी साहब और इतने सीनियर्स ने जो एक पिच सेट की है, मैं सिर्फ 2-4 बातें करना चाहूँगा। 47 में मुल्क बनता है, 70s में जैसे प्रोफेसर साहब ने बात की कि एक हमें इंतखाबात और मंशूर ये चीज़ें पहली मरतबा एक झलक 70s में नज़र आती है। चूँकि मैंने 70s देखा नहीं है, जो थोड़ा बहुत पढ़ा है, जो सीनियर से सुना है। 70s के बाद फिर चीज़ें डीरेल होती हैं, फिर 90s में 88 बीबी की वापसी होती है, फिर थोड़ा सा एक पॉलिटिकल एक्टिविटी और छोटे मोटे झटकों और ब्रेक्स के साथ वो 99 तक चलती है, फिर एक लंबा ब्रेक आता है। तो 2002 से अब जाके 2023 आज जब हम 24 अब शुरू हो चुका है, ये 20-22 सालों की पार्लियामेंट या पॉलिटिकल मैच्योरिटी पे हम अगर ये डिबेट करने बैठें कि पॉलिटिकल मंशूर क्या है, मैनिफेस्टो क्या है, बेसिकली ये जो मंशूर है अभी तक लफ्ज़ों के हेर फेर के साथ तमाम सियासी जमातें कौम को सिर्फ ये बता रही हैं कि हम आपको ये सब कुछ देंगे, मुफ्त में देंगे। क्या किसी सियासी जमात ने पाकिस्तान को एक मजबूत रियासत बनाने की बात की है? क्या कौम को कौम बनाने की बात की है? वो मेरा ख्याल है मुझे नज़र नहीं आ रहा। आप सब्सिडी दे देंगे, आप मुफ्त दे देंगे, हमें पिछले 75 सालों में तबाही इन तमाम चीज़ों ने किया है। सॉरी टू से लोग बहुत एग्री करते होंगे कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से बड़ा फ़ायदा हुआ होगा आम आदमी को। मैं समझता हूँ कि एक खातून के नाम पर ही सही आप उसके घर में 4,000 रुपये देने के बजाय उसके किसी एक बेटी या बच्चे को एक ऐसी स्किल दें कि वो काम करके वो 5,000 रुपये कमाए, बजाय इसके कि वो घर बैठी है उसको 5,000 रुपये आप महीने के एंड में थमा दें। देखें, पॉलिटिकली मेरे ख्याल से अभी 20 साल ही हुई हैं, आज तक हमारे मुल्क में बिलावल ने एक बहुत अच्छी ऑफ़र की थी मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को कि आएँ एक डिबेट करते हैं। ये बहुत जहाँ पे चीज़ें मैच्योर हो चुकी हैं उन मुल्कों में होता है, हो सकता है आज से 30 साल 50 साल बाद हमें भी दो बड़े पॉलिटिकल लीडर्स बैठ के ग्रैंड डिबेट करते हुए नज़र आए। पाकिस्तान में सियासी जमातों को, पार्लियामेंट को 20-22 साल की बुनियाद पे अगर हम समझें कि वो इतनी मैच्योर हो चुकी हैं कि वो मंशूर बनाएंगी और फिर उस पर अमल दरामद करेंगी। एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। कल प्रोफेसर साहब ने एक जिक्र किया कि जी बलूचिस्तान से लोग मिडिल ईस्ट जाते हैं। हमारे एक पुप्पा किसी ज़माने में गए थे मेहनत मजदूरी के लिए, तो एक मरतबा छुट्टियों पे आए हुए थे, तो उनका साहबजादा जो है उनसे डिमांड्स किए जा रहा था, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए। तो उनके वालिद साहब जी हाँ जी हाँ जी हाँ कर रहे थे। तो पप्पो को गुस्सा आया, उन्होंने आखिर में कहा आप 20 दिन की छुट्टी आए हैं, जी हाँ कर रहे हैं, आप चले जाएंगे, मैंने इस बच्चे को यहाँ संभालना है, भुगतना है, ये इसकी फरमाइशें कौन पूरी करेगा? उसने कहा मैं 11 महीने के बाद छुट्टी पे 20 दिन के लिए आया हूँ, इसको बोलूँ नहीं, इसने एक रौला डाल देना, मेरे लिए मुसीबत। तो अभी मैं इसकी सारी बातें मान रहा हूँ, मैं चला जाऊँगा, तुम संभाल लेना। सियासतदान इस मंशूर के साथ यही करते हैं। एक छोटी सी और बात करके अपनी बात को कंक्लूड करूँगा। मंशूर अवाम के नाम पे होता है, लेकिन जब मैं किसी एक सियासी जमात के मंशूर में देख रहा था, बल्कि नून लीग, सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई जाएगी। मेरा ख्याल है बंद करें इसको, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की कार्रवाई बराह रास्त दिखाई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को आप लाइव दिखाना शुरू करें, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी सियासी जमात किस मंशूर पे कितनी अमल और इंटरेस्ट ग्रुप्स कहाँ पे हैं, कहाँ बहुत जरूरी है। आम आदमी का शऊर यहाँ से बढ़ेगा और उसके बाद वो सवाल पूछेगा मंशूर। नॉट ओनली इंटरेस्ट ग्रुप, तारिक साहब आपकी तरफ लेके जाएं, जिस तरह शायद बात कर रहे थे ना
इन मोर डेवलप्ड कंट्रीज आपके पास कैंपेन फाइनेंस भी होता है और पार्टी फाइनेंस भी होता है, मगर उसकी फिर वही वाली बात है ना, रसीदें दिखाई जाती हैं कि कहाँ से आए। तो इस तरह के जो जावेद ने बात की, इंटरेस्ट ग्रुप और लॉबिस्ट होते हैं, वो फंड करते हैं कि आप खास में करेंगे। और मैं ढाका पोस्टेड थी तो वहाँ पर भी हमें फार्मा से नज़र आता था। यहाँ पर ये हाल है, एनेक्डोट की बात, कि हमारे नेशनल हाईवेज पर ट्रक्स का एक खास लोड बेरिंग का कानून है। पिछले 5 साल जी एक्सल लोड का पिछले 5 साल से वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया क्योंकि ट्रांसपोर्ट माफिया इफ वी मिस Every field वो we नहीं have a दे सकते mafia. क्योंकि वो ट्रक आ नहीं सकते। तो इसके ऊपर अगर हम बात करें कि ये अच्छी चीज़ भी है और बुरी चीज़ भी है, अगर आपको कोई एक सेक्टर फंड कर रहा है, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल या फार्मा, मैं बांग्लादेश की एग्जांपल को सामने रखती हूँ जहाँ पर उन्होंने एक्सेल किया, तो वो कहते हैं हम आपको इतना रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट को जनरेट करके देंगे, आप हमें ये सब्सिडी दीजिए। ये बात तो समझ आती है कि हमें की जाए, मगर अगर हम इस तरह की बातें करें कि मोटरसाइकिल वाले को आधा पेट्रोल जो फ्री दे 200 देंगे, यूनिट बैरूनी बिजली मुल्क मुफ्त। वो आईपीपी ने कहा है कि हाँ हम जी, मोटरसाइकिल वाले को जो है वो स्कॉलरशिप फ्री देंगे, कम आधी कीमत कीमत पे पर पेट्रोल देंगे। अवामी फ्लैट्स की तामीर करेंगे, तो फिर ऐसे तो फौजिया, बात इसमें नहीं जो बुनियादी बात थी जो जावेद साहब ने बताई हमें, कि देखें इस तमाम मंशूर को अगर हम देख लें तो कौम को खुद इन्हसारी, मुल्क को खुद किफ़ालत की तरफ जो इक़दामात उठाने चाहिए थे इस मंशूर के ज़रिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को, एक एक सतर से उन्होंने दे दिए जो खुद इन्हसारी किस तरह बढ़ेंगे, मतलब कोई उसका लाहे अमल नहीं है। PMLN ने ये वादा ज़रूर किया है कि वो मंशूर पर अमल दरामद के लिए एक बड़ी हाई लेवल कौंसल बनाएंगे जो प्राइम मिनिस्टर प्रिसाइड करेगा। लेकिन सवाल ये है कि जब मखलूत हुकूमत बैठेगी वहाँ पर, तो पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने मफादात, अपनी पार्टी के मफादात के ताबे होंगी, अपने मंशूर पर अमल। तो ज़रूरत इस बात की, देखें ये अगली पार्लियामेंट के लिए, जो नई पार्लियामेंट 8 फरवरी के बाद आने वाली है, उसके लिए बड़ा चैलेंज होगा कि वो किस तरह से कौम को मसाइल से निकालने के लिए इक़दाम करेगी। तो मेरी तो तजवीज़ ये होगी, और मेरा ख्याल है कि माजी की जो पार्लियामेंट्स में कवर करता रहा हूँ, मीसाक़ जमहूरियत हमारे सामने है, 2006 में, मई 2006 में आया। तो अब हम मीसाक़ मईशत की बात कर रहे थे, लेकिन मीसाक़ मईशत पर दस्तखत नहीं हो सके। मीसाक़ की बात हो रही थी कि मीसाक़ तालीम पर हम दस्तखत कर दें, ताकि बच्चों को जो है, हम तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ ये प्लेज कर लें कि हम अपने बच्चों को स्कूलों तक भिजवा देंगे, लेकिन वो भी नहीं हो सका। अब सियासी जमातों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि वो पॉलिटिकल टेम्परेचर को कम करते हुए एक जो सियासी जमातों ने मंशूर पेश किए हैं उनके एग्रीड जो नुकात हैं उन पर आ जाएं कि मईशत के लिए क्या एग्रीड नुकात है उनके, कि गुर्बत को कैसे कम किया जाएगा। देखिए, और तवानाई के हवाले से क्या है, आपके पास 60,000 मेगावाट हाइडल की कैपेसिटी मौजूद है, लेकिन आप वो नहीं कर रहे, और उसके बजाय आप जा रहे हैं फर्नेस ऑयल की तरफ या गैस की तरफ या कोयले की तरफ। तो उससे यह है कि बिजली महंगी भी हो रही है, और आप कह रहे हैं 300 यूनिट हम फ्री भी कर देंगे। तो आप ये एक तजादात हैं जिसकी वजह से लोग भी इबाम का शिकार होते हैं कि सियासी जमातें गैर हकीकी मंशूर पेश करके लोगों को रास्ता नहीं दिखाती, बल्कि उसके ज़रिए उलझनें पैदा होती हैं। और उन उलझनों से निकालने का एक ही रास्ता है कि आप मुत्तफ़िका नुकात जिन पर अमल दरामद हो सके, आप उनको इकट्ठा करें। एक अमल दरामद जो कौंसल बनाना चाह रहे हैं आप, सबसे पहला काम यही होना चाहिए कि आप पॉलिटिकल पार्टीज़ के मुत्तफ़िका नुकात को इकट्ठा करके उसको इम्प्लीमेंट करें, ताकि एक मुल्क में स्टेबिलिटी और मुल्क में इस्तेहकाम तो आ सके। हाफिज़ साहब, आपने मीसाक़ जमहूरियत की बात की और फिर मीसाक़ मईशत की भी बात की, तो ये मीसाक़ जमहूरियत जब भी आता है तो मैं आमिर गौरी साहब जब होते हैं तो मैं इनसे लाजमी इस पे सवाल इसलिए करता हूँ कि ये उस मीसाक़ जमहूरियत के ऐनी शाहिद थे और वहाँ बैठे हुए थे, और हम इनसे सवालात पूछ रहे थे और हम इनसे रिपोर्टिंग कर रहे थे। जुर्म भी ये इन्होंने इनको कवर किया था। मीसाक़ जमहूरियत तो हो चुका, वो आपने हालात देख लिए। मीसाक़ मईशत की बात होती रही, आसिफ अली जरदारी साहब भी बात करते रहे, शहबाज शरीफ साहब भी बात करते रहे, जब वो ऑपोजिशन के अंदर थे हमेशा ये बात करते रहे। पीडीएम गवर्नमेंट के टाइम, जी पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान भी। अब इसकी भी एक ज़रूरत तो है ना, क्योंकि पाकिस्तान जिस माशी दलदल का शिकार है, थोड़ा सा मंशूर से हट के सवाल है, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बड़ा अहम सवाल है कि हो सकता है बड़ी सियासी जमातें मिल बैठ जाएं। अभी तो जाहिर है कि इंतखाबी माहौल है, लेकिन इंतखाबात के बाद जो पार्लियामेंट आएगी तो एक ज़रूरी चीज़ तो होगी उनके सामने। सिर्फ मिल बैठ नहीं जाए आमिर, क्योंकि जैसे हाफ़िज़ साहब ने कहा ना, इसके बगैर अब चारा नहीं है। वी हैव टू बी रियलिस्टिक एंड ग्राउंडेड इन इट। और पीडीएम गवर्नमेंट में बिल्कुल जो जावेद ने करेक्ट बात की कि
चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी से चार्टर ऑफ इकोनॉमी तक की एक अंडरस्टैंडिंग क्लियर थी, मगर अब हम बयानबाजी सुन रहे हैं कि मैं इनके जरदारी साहब का भी इंटरव्यू था, बिलावल का भी था, कि हम इनके मियां साहब तो कोई इंटरव्यू नहीं दिया उन्होंने, कि इनके साथ हम नहीं बैठ पाएंगे। क्या ये सिर्फ इंतखाबी वो जिनको कहते हैं क्रैकर्स हैं? जो बात शायद कह रहे थे ना कि अगर फ़र्ज़ किया पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस मुल्क के लोगों को एक कौम बनाने में फ़ेल हो रही हैं, और वो इस वजह से कि वो उनका जहन मुसलसल डिवाइड करती रहती है, और फिर ये कि इन्होंने हमें ये किया था, हमें वो किया था, तो जो तारीख़ है वो तो बहुत ही ब्लीक सी है। अब सवाल ये है कि देखें, जिस वक्त अगर हम ये समझें कि हम जो लोग अच्छे स्कूल कॉलेज में गए, जो है एक रिस्पेक्टेबल नौकरी कर रहे हैं, और उसके बाद जब वो घर शुरू करते हैं बहुत अरसा लग जाता है समझने में कि बजट जो है उसको बैलेंस कैसे करना है, कितने पैसे हमारी जेब में आ रहे हैं और कितने हम खर्च कर रहे हैं। अगर फ़र्ज़ किया ये सारी जमातें बैठ के सिर्फ इस चीज़ का फ़ैसला कर लें कि भाईजान हमारे पास पैसे तो आ रहे हैं इतने, और इतने खर्च जो है ना वो तो ज़रूरी है, ये नहीं है कि इसमें कमी कर देंगे, तो फिर हमें देखना पड़ेगा वो कौन से हेड्स हैं जहाँ पे अननेसेसरी स्पेंडिंग हो रही है, क्या हम उनको कर्टेल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है ना, इस वजह से कि हमने पूरी दुनिया में देखा कि जो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो मार्शल ब्यूरोक्रेसी है चाहे सिविल ब्यूरोक्रेसी है, उसके साइज़ को रैशनलाइज किया गया है देखते हुए चैलेंज। अगर तो फ़र्ज़ किया हम एक ऐसे खित्ते में हैं जहाँ हमारे आसपास जो ख़तरा है और हम को तकरीबन 173 जंगें लड़ चुके हों, तो फिर तो हम इतना ख़र्चा लगाएं इनके ऊपर। अगर फ़र्ज़ किया हमने अपनी स्किल्स डेवलप कर ली हैं ऐसी कि वी फील दैट वी आर नाउ प्रीटी एबल टू डिफेंड आवरसेल्व्स, तो फिर हम ये देखना पड़ेगा कि वो जो पैसे हैं वो कहीं और जो है डाइवर्ट किए जा सकते हैं के लिए। ब्यूरोक्रेसी एक एक दफ्तर के अंदर, मतलब मैंने इस तरह की चीज़ यानी दुनिया में तकरीबन मैं ख्याल 70 से 80 मुल्कों में फिर चुका हूँ, ऐसी ब्यूरोक्रेसी नहीं देखी जहाँ दफ्तर के अंदर बैठा हुआ आदमी बाहर बैठे हुए 20 लोगों को मुख्तलिफ ऑर्डर दे रहा होता है, पानी पिलाने के लिए और आदमी है, गाड़ी ठीक करने के लिए और है, उसमें हवा भरवाने के लिए और है, ये वो कौन लोग हैं जिनका कोई स्किल सेट नहीं है। हम ये नहीं कह रहे कि इनको फारिग कर दें, ठीक है, इनकी स्किल जो है उसको डेवलप करके कहीं और लगा दें, वो काम करना चाहते हैं। लेकिन छोटी छोटी चीज़ें ये जो सिर्फ वादे हैं, मैं उस पर फोकस करना चाहूँगा। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ करता हूँ जो हाफिज़ साहब ने कहा कि हाइडल पावर, ये मॉडल जो है ना ये ख़त्म हो चुका है। जितने एक डैम पे पैसे लगेंगे ना, उसके अंदर आप अगर फ़र्ज़ किया सिर्फ और सिर्फ जिन लोगों के पास बिजली नहीं है या जिनको जो कारोबारी लोग हैं जिनको रेफ्रिजरेशन की ज़रूरत नहीं है, उनको आप दो जो है ना पैनल और एक बैटरी सोलर वो दे दें इस तरह के प्लान के ऊपर कि भाई आपको आधी कीमत इंटरेस्ट फ्री लोन है, आधा माफ़ है बजाय लैपटॉप देने के। ठीक है ना, और इसका मतलब यह है कि फिर उनको ऑफ ग्रिड कर दें, जैसे हम कल बलूचिस्तान की बात कर रहे थे ना कि अगर फ़र्ज़ किया गैस निकल रही है सुई से और कराची और इस्लामाबाद और लाहौर तक पहुंची और इस्तेमाल हो गई, इसका ये मतलब नहीं है कि एक ऐसा सूबा जिसमें दरख्त नहीं लगे हुए, जहाँ लकड़ी नहीं है, जहाँ कोयला नहीं निकल रहा उस तरह, जहाँ तो उन्होंने चूल्हा तो जलाना है, तो आप सिलेंडर की सूरत में तो उनको जो है गैस पहुंचा सकते हैं ना, ताकि वो कहें कि भाई हमारे पास गैस है, वो ये नहीं कम से कम कहेंगे हमारी जो गैस निकली थी। तो अगर ये जो बड़े हेड्स हैं उसको इस्तेमाल कर लीजिए। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज से बहुत अरसा पहले आई वॉज इंटरव्यूइंग जो उस वक्त वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट थे और उनके साथ एक दुनिया का जो मॉडर्न दुनिया का बड़ा लीडर गुजरा है साउथ अफ्रीकन नेल्सन मंडेला, और उसके साथ जो वर्ल्ड बैंक के उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने मुझे कहा कि उन्होंने लॉन्च की एक इतनी बड़ी रिपोर्ट लार्ज डैम्स के ऊपर, और उस डैम की रिपोर्ट में पढ़ें, उन्होंने कहा कि अब वर्ल्ड बैंक और IMF वगैरह जैसे अदारे जो हैं लार्ज डैम्स बनाने के लिए किसी को एक आना नहीं देंगे। वाई? उन्होंने कहा हमारी ये एस्टिमेशन है कि ये लार्ज डैम्स जो हैं ये फेलियर है, ये एनवायरनमेंट का भी फेलियर है, ये स्कीम का भी फेलियर है। जहाँ बनते हैं 5-10 साल में सिल्टिंग इतनी हो जाती है आप उसकी ड्रेजिंग नहीं कर सकते, तो इसलिए छोटे डैम बनाएं अगर आपने हाइडल बिजली लेनी है और उस बिजली पैदा करें। और मुझे याद है कि उसमें जो पहला मॉडल है फेलियर का, वो तरबेला डैम को पेश किया गया, ठीक है ना। अब मेरे जैसे बंदे के लिए मैंने कहा यार ये बड़े लीडर हैं, एक लीडर बहुत बड़ा है, दूसरा जो है वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट, अगर वो ये बातें कर रहे हैं और पूरी दुनिया के एक्सपर्ट बैठे हुए हैं तो इसमें कोई तो सच्चाई होगी। और फिर मैंने सोचा कि जब मैं स्कूल में था तो मैंने कालाबाग डैम जैसे मंसूबे सुने थे, और ये कहना कि उससे जो पर यूनिट, भाई मुझे यूनिट नहीं लेना ना, सूरज तो हमारे से पैसे नहीं मांग रहा, बिल्कुल ठीक है ना। हमें जिस वक्त ये कोशिश है कि देखें अगर इंग्लैंड में, जर्मनी, जहाँ सारा साल में से मुश्किल से थोड़ी देर के लिए सूरज निकलता है, वहाँ सोलर पे लोग चले गए हैं
वो कहते हैं भाई आपको सूरज की ज़रूरत नहीं है, लाइट की ज़रूरत है, वो ऑटोमेटिकली। तो ये जो चीज़ें हैं ना मसाइल हल करने, मेरा ये ख्याल है कि जो सबसे बड़ी ज़रूरत है सारी पार्टियों को, जो अगर ये लीडर बैठ ही जाएं, क्योंकि इनकी इकॉनमी तो बहुत कमाल उसमें है, जो इनकी जो गाड़ियाँ हैं, जो इनके पास लग्जरी है, ठीक है ना, जो इनके पास एबिलिटी है मुल्कों में फिरने की, वहाँ प्रॉपर्टीज़ ख़रीदने की, ठीक है ना। पिछले 20 साल में हमने यही कहानी सुनी है ना। मेरा अपना ख्याल है कि जो ब्यूरोक्रेसी है पाकिस्तान की, आई थिंक एक तो उसको ये सोचना पड़ेगा पहली दफ़ा कि रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे गए हैं, दे हैव टू बी वन, उनके नाम में लिखा हुआ है, दे हैव टू बी सिविल एंड दे हैव टू बी सर्वेंट्स, एंड सेकेंडली दे हैव टू बी सर्वेंट्स ऑफ द स्टेट, नॉट सर्वेंट ऑफ अ गवर्नमेंट और पर्टिकुलर पार्टी, ठीक है ना। तो ये मुल्क जो है ना वो आहिस्ता आहिस्ता करना चाहूँगा। आपने जो अभी सोलर्स की बात की, मैं कुछ दिन कबल एक सरकारी ऑफिसर के साथ बैठा हुआ था जो ये कैपेसिटी पेमेंट्स और ये सारे मामलात को डील करता है। उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई। मैंने उनसे कहा इस्लामाबाद में हर बिल्डिंग के ऊपर सोलर प्लेट्स लगी हुई हैं, काश ये नॉर्थ वजीरिस्तान में किसी पहाड़ पे जहाँ पे नेशनल ग्रिड नहीं है वहाँ लगी होती या बलूचिस्तान में लगी होती, तो मतलब जहाँ पे ग्रिड नहीं है। उन्होंने एक इंटरेस्टिंग बात बताई। उन्होंने कहा इस्लामाबाद में नेशनल ग्रिड की बिजली अवेलेबल है, उन्होंने सोलर लगा लिया, वो नेशनल ग्रिड से ख़ुद को डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन उनके हिस्से की जो बिजली की पेमेंट है वो जिनके पास सोलर नहीं है उन पे डाइवर्ट हो रही है। तो एक आदमी जो साहिब इस्तात है उसने अपनी तो जान छुड़ा ली सोलर लगा के, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो बाकी जो कंज्यूमर है उन पे जाएगा। चल इसको भी देखें, पॉलिसी मेकिंग, ये जो मंशूर बनाना और पॉलिसी मेकिंग करना, हर चीज को हर जगह पे इस्तेमाल नहीं करना। अगर जहाँ पे नेशनल ग्रिड अवेलेबल है तो यहाँ सोलर ना करें। हाँ ठीक है, सोलराइजेशन वहाँ ले जाएं जहाँ नेशनल ग्रिड जहाँ नहीं है, जहाँ नहीं है। इस और काइंड ऑफ पॉलिसी मेकिंग की हमें और जरूरत है। इसी से हम खुद साहब ने ये भी इंसानी बात तरफ की कि चलेंगे। जो है ना अवाम की इक़्तिसाद पे तवज्जो देनी है, कि उनकी जो इकॉनमी है अवाम के मसाइल हल हों और उनकी इकॉनमी बेहतर हो। ये मेरे ख्याल में तमाम सियासी जमातों का एजेंडा होना चाहिए। इस मरहले पे एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। हाफिज़ ताहिर खलील साहब का हम शुक्रिया अदा करेंगे कि आप हमारे साथ इस गुफ्तगू में शामिल रहे। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज़ ताहिर खलील साहब। हम एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे।